अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक अबाउट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है। हम इसके ऑडिट प्रोग्राम के बारे में जानेंगे और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए हुए दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा, उसको सिंपली वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद हम करेंगे ऑडिट एनालिसिस के बारे में जानेंगे और उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन रीड करता हूँ। एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ रिटन स्कीम ऑफ एन ऑडिट of the detail of the work to be done by auditor and his staff in connection with a particular audit program on one audit program is prepared for one audit। वो कह रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम एक रिटर्न स्कीम है जो डिटेल वर्क होता है और कौन डन करता है इसको, ऑडिटर और ऑडिटर स्टाफ के साथ कनेक्शन होता है विद अ पर्टिकुलर ऑडिट प्रोग्राम के लिए। और एक ऑडिट प्रोग्राम एक की ऑडिटर तैयार कर रहा होता है, उसके अलावा नहीं कर रहे होते तैयार। यानी कि ऐसे कह लें कि हमने काम को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि हर एक के पास एक एक प्रोग्राम दे दिया जाता है हर एक ऑडिटर को, और वो फिर वो उसको मैनेज करता है और उसी को एक ही ऑडिटर प्रिपेयर करता है उस वर्क को। फिर हमारे पास आती है डेफिनेशन। हार्वर्ड एफ सेटलर क्या कहते हैं? एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ एन outline of all procedure to be followed in order to arrive at an opinion concerning a client financial statement। तो कहना है ऑडिट प्रोग्राम एक आउटलाइन है जिसमें ऑल प्रोसीजर होते हैं टू बी फॉलोड, जिसे फॉलो कर रहा था एक ऑडिटर, और कंसर्निंग कर रहा था किसके साथ? अपने एम्प्लॉय के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ये हार्वर्ड सेटलर की डेफिनेशन है जो वो कह रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। फिर उसके बाद एनालिसिस आ जाते हैं। एनालिसिस हमारे पहले जो एक ऑडिटर प्रोग्राम बनाने के लिए एनालिसिस करता है, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट है, फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग, फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फिर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिर जनरल रिव्यू, इंस्पेक्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर। यानी कि पहले में हम आ जाता है कि पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो जितनी भी अकाउंट्स की डिटेल्स हैं उनको वो एग्जामिन करेगा। उसके बाद ऑडिटिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या उसको देखेगा ठीक है ऑडिटिंग का प्रोसेस या नहीं। फिर वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखेगा कि अकाउंटिंग का जो सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या ठीक है या नहीं, उसको देखेगा। और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ऑडिट प्रोग्राम अपनी रिपोर्ट को तैयार करेगा। फिर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल को देखेगा। इन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है वो कंट्रोल में है या कि नहीं कंट्रोल में, कि आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर उसके बाद जनरल रिव्यू, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जनरल रिव्यू देखेगा। पहले एक दफ़ा रिव्यू कर लिया उसने, फिर उसके बाद दोबारा जनरल रिव्यू करेगा, कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, कोई काम छूट तो नहीं गया। फिर इंस्पेक्टिंग करेगा लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह देखेगा। लीगल डॉक्यूमेंट में कोई हेरा फेरी तो नहीं की, जैसे कि टैक्स पे किया है या और कोई ड्यूटीज़ वगैरह पे किया, उसके लीगल डॉक्यूमेंट या कंपनी की अपने प्रोस्पेक्टिस को देखेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखेगा, उसके बाद एसोसिएट को देखेगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो जान सकता है कि कंपनी लॉस में है या नहीं लॉस में। बैलेंस शीट देख सकता है कंपनी की, वो कि उससे पता चल जाएगा कि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो रिपोर्ट किसको देगा? शेयर होल्डर को। ये इसके एनालिसिस थे जी। अब हमारे पास आ जाते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स में सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि जब एक ऑडिट प्रोग्राम एक पूरी टीम मुकम्मल बना लेता है 7-8 बंदों की, या उस ऑडिट प्रोग्राम की टीम में आते हैं सबसे पहले सीनियर ऑडिटर, फिर आता है सेमी ऑडिटर, फिर उसके बाद आता है जूनियर ऑडिटर, फिर आता है सेमी जूनियर ऑडिटर। सीनियर ऑडिटर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का मिनिमम, और सेमी जूनियर के पास होना है 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है जूनियर के पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सेमी जूनियर के पास होना चाहिए लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये एक टीम बन जाती है, एक ऑडिट टीम।
तो काम को डिवाइड हो जाता है काम, तो इसलिए ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, काम इजीली हैंडल हो जाता है, मैनेज हो जाता है। फिर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, तुमने ये काम करना है, उसने वो काम करना है, वगैरह वगैरह। फिर लीगल एविडेंस होते हैं कि लीगल एविडेंस जो सबूत वगैरह हैं वो इकट्ठे करने में आसानी रहती है। फिर फाइनल रिव्यू, जब एक रिपोर्ट तैयार हो गई है उसके बाद उसको फाइनलाइज़ किया जाता है, ये दोबारा देखा जाता है कि इसमें कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। ये भी इजीली हो जाता है क्योंकि एक बड़ी टीम बनी हुई है, तो काम भी जल्दी से हो जाता है। फिर चेक ऑन प्रोग्रेस ऑफ वर्क, के जो काम चल रहा है प्रोग्रेसिंग में है, उसको देखा जाता है वो काम ठीक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि काम को छोड़ता है लेकिन हम रिपोर्ट किसी और चीज़ की बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है चेक ऑन प्रोग्रेस ऑफ वर्क में। फिर शॉर्ट टाइम होता है, वो जल्दी से जल्दी अपना काम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑडिट टीम बनी होती है। ऑडिट टीम जब सबके पास एक इक्वल काम होगा तो वो बर्डन भी कम होगा और जल्दी से जल्द अपने टाइम को शॉर्ट टाइम में अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लेगी। फिर यूज़फुल, जो ऑडिट प्रोग्राम उन्होंने बनाया, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू, वो रिपोर्ट आपको फ्यूचर में भी आपको आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी फ्यूचर में, कि आप पास्ट में आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्या थी और फ्यूचर में आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताएगी कि पास्ट में हमारा प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, अब हमारी कंपनी कहाँ पर है, कहाँ पर स्टेबल कर रही है, कहाँ पर स्टैंड कर रही है। और फिर उसके बाद आता है टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना लिया जाएगा उसमें ऑडिट प्रोग्राम की, कि किस तरह हमने अपने काम को ऊपर से नीचे तक अपने काम को कंप्लीट करना है, कंप्लीशन करनी है जल्द से जल्द। एक टाइम टेबल बन जाएगा, उसको करेंगे। उसके बाद हमारे पास रहते हैं डीमेरिट्स, मैकेनिकल वर्क। ऑडिट लोग तो हो गए वो इंसान, लेकिन जो उसका मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क देखने के लिए उनके पास होने चाहिए टेक्निकल बंदे। अब टेक्निकल अगर बंदे नहीं होंगे तो वो मैकेनिकल वर्क करने में फ़ेल हो जाएंगे। फिर दूसरा आता है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओनली, जो ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है ओनली ऑन, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, छोटे बिजनेस के लिए नहीं बनाया जाता। अगर छोटा बिजनेस होगा तो ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और उनको ये उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। और ऑडिट प्रोग्राम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, इसलिए सूटेबल नहीं है स्मॉल बिजनेस के लिए। फिर नेग्लिजेंस ऑफ ऑडिट क्लियर, ये ऑडिटर जो है वो निगलिजेंस कर सकता है, अपनी जिम्मेदारियों से हट सकता है। हॉनेस्टली कह लें कि हॉनेस्टली काम नहीं कर सकता। अगर नहीं करेगा तो वो निगलिजेंस हो जाएगा और कोई ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर मिस कर देगा, या जैसे कह लो कि वो केयरलेस होगा अपने काम को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। फिर नो रिवीजन, के ऑडिट प्रोग्राम में से कोई भी बंदा नो रिवीजन ना करे तो काम पता ही नहीं चलेगा कि काम सही हुआ है या नहीं हुआ, बस काम कर ही आ रहे और रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर को दे दी है, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो ये इसका एक डीमेरिट है। फिर उसके बाद अल्टरनेशन, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन और आल्टन फैक्ट्स एंड फिगर को ऊंच नीच का पहाड़ करके उतार चढ़ाव करके उसको फैक्ट्स एंड फिगर को अल्टरनेट कर सकती है, रिपोर्ट चेंज कर सकती है। ये भी इसका डीमेरिट्स है। ये थे इसके मेरिट्स और डीमेरिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बकाया अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो आपको समझ ना आ रही, हेल्प के लिए चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट